नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनसत्ता संपादकीय देखते हैं उसी में जो आज का लेख दिया हुआ ये GS3 से संबंधित है। जो हम लोग का जो भी पीसीएस का जो पेपर जो मेंस का जो GS3 है उसी से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। उससे पहले कल्पमेधा में देख लेते हैं क्या दिया है। भविष्य में अनपढ़ वह नहीं होगा जो पढ़ ना पाए, बल्कि अनपढ़ वह होगा जो यह नहीं जानेगा कि सीखा कैसे जाता है। ये आल्विन टोफलर का कथन है। तो क्या है देखते हैं आज का जो है कि लेख कि खाद्य महंगाई की बढ़ती चुनौतियाँ। तो हम लोग इसमें जानेंगे कि खाद्य महंगाई के बढ़ने से किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि खाद्य महंगाई को कम किया जा सके। तो चलिए देखते हैं क्या है। मई में खुदरा महंगाई दर 4.78% के साथ पिछले 12 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं दर 8.69% थी। प्रमुख रूप से अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर क्या हुई तो ऊंची है। तो आगे देखते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जून में। तो यहाँ पे देखिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, तो हम लोग जानेंगे कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो बता दें कि जो घरेलू उपभोक्ता होता है उसके द्वारा जो खरीदे गए सामान होते हैं और सेवाएँ होती हैं उसी के औसत मूल्य को मापने के लिए क्या है एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना वस्तुओं और सेवाओं के एक मानक समूह के औसत मूल्य की गणना करके देखा जाए तो की जाती है। और जिसका आधार वर्ष क्या है, तो आधार वर्ष देखा जाए कब से माना जाता है तो 2015 से इसका आधार वर्ष है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का न्यूनतम आधार वर्ष क्या है तो 2012 है और इसी को माना जाता है। और भारत में जो है कि देखा जाए तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो आंकड़े हैं केंद्र सरकार के जो सांख्यिकी कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय हैं उसके द्वारा जारी किया जाता है। और देखें तो वही ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो इसका संग्रहण किसके द्वारा किया जाता है तो डाक विभाग के द्वारा किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आगे क्या दिया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार जून में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 5.08% हो गई है। यह पिछले साल महीनों में सबसे अधिक 4 महीनों में सबसे अधिक खुदरा महंगाई दर है। चिंताजनक है कि खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई दर कितना है तो 9.36% रही है। खासकर बाजारों में गेहूं और दाल के बाद आलू, प्याज और टमाटर की बढ़ती कीमतों से खुदरा महंगाई दर पर दबाव बढ़ा है। जून 2024 के एक महीने में आलू, प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों में क्रमशः आलू कितना बढ़ा है तो 25 रुपये, प्याज कितना तो 53 रुपये, टमाटर कितना तो 70% तक की बढ़ोतरी हुई है। फीसद की कितना तो 25% की, वही 53% की, 70% की बढ़ोतरी हुई है। कृषि मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की मासिक रोटी राइस रेट रिपोर्ट के मुताबिक शाकाहारी थाली का मूल्य जून 2024 में 10% बढ़कर कितना तो 29.4 रुपये हो गया है, जबकि यह जून 2023 में 26.7 रुपये था। शाकाहारी थाली का मूल्य मई में 27.8 रुपये था। शाकाहारी थाली में रोटी, सब्जी, प्याज, टमाटर और आलू, चावल, दाल, दही और सलाद शामिल होते हैं। तो ये तो सबको पता होगा। हालांकि किसानों को आलू, प्याज और टमाटर की अच्छी कीमत दिलवाने के साथ ही इन वस्तुओं की एक वैल्यू चेन स्थापित करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। हर साल जून से अगस्त के दौरान इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। इस वर्ष मई में खुदरा महंगाई दर देखें तो कितना हो गया तो 4.75% के साथ पिछले 12 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई थी, लेकिन खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर 8.96% थी। प्रमुख रूप से अनाज, दाल और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी के कारण खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर ऊंची है। यानी खाद्य वस्तुओं की महंगाई में कमी आने से क्या हो रहा है तो खुदरा महंगाई दर कम हो सकेगी तथा आम आदमी को राहत मिल सकेगी। अब मानसून की व्यापक बारिश हो रही है, इससे देश के कृषि क्षेत्र को मजबूती मिल सकती है। इससे कृषि के विकास के साथ साथ खाद्य महंगाई को भी नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि मौसम एजेंसी स्काईमेट और भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कहा है कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिमी मानसून के अच्छा रहने से कृषि गतिविधियों में क्या होगा तो तेजी आएगी। ग्रामीण बाजारों में भी मांग बढ़ेगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अनुसंधान विभाग के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से क्या होगा तो अधिक रहने से दाल, तिलहन और अनाज का उत्पादन बढ़ेगा और इनकी आपूर्ति बढ़ने से इनकी कीमतें क्या होगी तो कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को क्या होगा तो मजबूती मिलेगी, जिससे देखा जाए तो क्या होगा तो ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ेगी। दरअसल बेहतर मानसून से ग्रामीण भारत में कृषि विकास, उद्योग, कारोबार में क्या होगा तो बढ़ोतरी होगी और छोटे किसान, मजदूरों, ग्रामीण भारत और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या होगी तो उम्मीदें इससे देखा जाए तो बढ़ी हैं। सरकार को ध्यान देना होगा कि जहां वित्त वर्ष 2023-24 में देश की विकास दर में कितना था तो 8.2% रही है, वही कृषि विकास दर महज कितना रहा है तो 1.4% थी। पिछले वर्ष 32.8 करोड़ टन उत्पादित खाद्यान्न
इसकी पूर्ववर्ती वर्ष के 32.9 करोड़ टन से क्या है देखा है तो कम है। इस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी का अनुमान है। पिछले एक वर्ष में गेहूं की कीमतें 8 से 10% बढ़ी हैं। अप्रैल 2024 में देश के गोदामों में गेहूं का भंडार घटकर 75 लाख टन रह गया है, जो पिछले 16 वर्षों में भंडारण का सबसे निचला स्तर है। सरकार 1 जून 2024 तक करीब 264 लाख टन गेहूं खरीद चुकी है। लक्ष्य 372 लाख टन खरीद का है। इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिसकी खाद्य महंगाई के उतार चढ़ाव में ज़्यादा भूमिका होती है। हालांकि इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर नियंत्रित है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र महंगाई दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुंचा दिया है। ऐसे में महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में देखें तो वृद्धि के साथ साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगाने की संभावना बन सकती है। निश्चित रूप से कृषि मंत्रालय को कृषि उपज की बर्बादी रोकने के लिए बहुआयामी प्रयासों से ग्रामीण भारत की उम्मीदों को खुशियों में बदलने की दिशा में काम करना क्या है तो जरूरी है। संयुक्त राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है तो रोम में है, ठीक है। ये खाद्य फसलों की बर्बादी संबंधी आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल करीब 15% खाद्य उत्पादन नष्ट हो जाता है। स्थिति यह है कि लगभग 15% फल और सब्जियां उपज के बाद बर्बाद हो जाता है। कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में सुधार से कृषि उपज बर्बादी को कम करने में मदद मिल सकती है। देश में अधिक शीत भंडार गृह और प्रशीतन सुविधाओं की दिशा में आगे बढ़ना होगा, क्योंकि देश में देखा जाए तो ज़्यादातर किसान क्या है तो गरीब वर्ग के हैं और उनके पास छोटी बिखरी हुई जोत है। इससे यह संभव नहीं है कि वह स्वयं भंडारण ढांचे में क्या करें तो निवेश कर सकें। देश के करीब देखा जाए तो 92% शीत भंडार गृहों का संचालन और स्वामित्व देखा जाए तो निजी क्षेत्रों के पास है, जिनमें से छोटे किसानों की सीमित मात्रा की कृषि फसलों का भंडारण महंगा भी होता है। इसलिए खाद्य भंडारण ढांचे में कमी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के अधिक दखल और अधिक सब्सिडी सहयोग की जरूरत है। जहां एक और देश में मौजूद शीत भंडार गृह क्षमता के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल ही नहीं हो पाता है, वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मौजूदा शीत भंडार गृह इकाइयों का भौगोलिक इलाकों के हिसाब से वितरण भी असमान है। गौरतलब है कि भारत में कुछ सड़क विस्तार का करीब 30% हिस्सा अब भी कच्चा है, जिससे कृषि पैदावार को मंडियों तक ले जाने में काफ़ी समय लगता है और इससे भी कुछ पैदावार क्या हो जाती है तो ख़राब हो जाती है, जिसका असर कृषि उपजों की कीमतों पर पड़ता है। जरूरी है कि सरकार खाद्य फसलों को बर्बादी से बचाने और किसानों को उनकी फसल के लाभप्रद मूल्य की प्राप्ति हेतु 24 फरवरी 2024 से क्या किया है तो प्रायोगिक रूप से शुरू की गई सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के कार्यान्वयन की दिशा में तेजी से काम करें। इसके तहत देश में खाद्यान्न भंडारण की जो क्षमता फिलहाल 1450 लाख टन की है, उसे अगले 5 वर्षों में सहकारी क्षेत्रों में 716 लाख टन अनाज भंडारण की नई क्षमता विकसित करने के कुल खाद्यान्न भंडारण क्षमता 2150 लाख टन किए जाने के लक्ष्य को प्राप्त करके ग्रामीण भारत में अब अभूतपूर्व खाद्यान्न भंडारण अवस्था के नए अध्याय लिखे जा सकेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार कृषि और ग्रामीण विकास के साथ साथ कृषि सुधारों की डगर पर तेजी से आगे बढ़ेगी। प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर खाद्य पदार्थों की बर्बादी को कम करने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाए जाने, जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली अपनाई जाने और वही ग्रामीण कच्ची सड़कों को मंडियों से जोड़ने, कृषि भंडारण के बुनियादी ढांचे में क्षमता सुधार जैसी नीतिगत प्राथमिकता के साथ साथ आपूर्ति श्रृंखला में सुधार से खाद्य फसलों की कीमतों में उतार चढ़ाव को रोकने की नई रणनीति के साथ आगे बढ़ा जाएगी। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या इस समय ग्रामीण भारत में जल्द खराब होने वाले ऐसे कृषि उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने पर प्राथमिकता से काम करना होगा, जिनकी खाद्य महंगाई के उतार चढ़ाव में ज़्यादा भूमिका होती है। हालांकि इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति दर क्या है तो नियंत्रित है, लेकिन खाद्य पदार्थों की ऊंची महंगाई ने समग्र महंगाई दर को रिजर्व बैंक के लक्ष्य से ऊपर पहुँचा दिया है। ऐसे में महंगाई के प्रबंधन के लिहाज से खाद्य उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ खाद्य उपजों की बर्बादी रोकने से महंगाई पर अंकुश लगाने की संभावना बन सकती है। तो इस प्रकार देखें तो आज का जो है कि लेख यही दिया हुआ था। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि और भी लोग जुड़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।